भारत की सबसे दर्दनाक हार। 1962 भारत चीन युद्ध का पूरा सच। 20 अक्टूबर 1962 हिमालय की बर्फीली चोटियों पर अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही दिनों में भारतीय चौकियां एक एक करके गिरने लगीं। देश स्तब्ध था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को अपनी सबसे दर्दनाक सैन्य हार का सामना करना पड़ा? क्या हमारी सेना तैयार नहीं थी? क्या राजनीतिक फैसलों में चूक हुई? या चीन ने पहले से ही सब कुछ योजनाबद्ध कर रखा था? आज हम जानेंगे 1962 भारत चीन युद्ध का पूरा सच, और यह भी कि क्या यह हार टाली जा सकती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स। आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि विश्वास, रणनीति, बहादुरी और उन फैसलों की कहानी है जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। तो चलिए समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं आजादी के शुरुआती वर्षों में। साल 1947 भारत आजाद हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 साल बाद 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति सफल हुई और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। दुनिया बदल रही थी। एशिया के 2 सबसे बड़े और प्राचीन देशों के सामने एक नया भविष्य था। भारत चाहता था कि एशिया युद्ध नहीं, बल्कि शांति और सहयोग का केंद्र बने। इसी सोच के साथ भारत ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1954 में दोनों देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसे सिद्धांत शामिल थे। धीरे धीरे पूरे देश में एक नारा गूंजने लगा, हिंदी चीनी भाई भाई। स्कूलों में, अखबारों में, रेडियो पर, हर जगह यही संदेश था कि भारत और चीन अब अच्छे पड़ोसी बन चुके हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। दोनों देशों की मुस्कुराहटों के पीछे एक ऐसा विवाद पल रहा था जिसे आम लोग देख नहीं पा रहे थे, और वही विवाद कुछ वर्षों बाद युद्ध की वजह बनने वाला था। भारत और चीन के बीच सदियों तक हिमालय एक प्राकृतिक दीवार की तरह रहा। लेकिन हिमालय के उस पार था तिब्बत। तिब्बत लंबे समय तक अपनी अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान रखता था, हालांकि चीन उस पर अपना दावा करता रहा। 1950 में चीन की सेना तिब्बत में दाखिल हुई और कुछ समय बाद वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारत के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक बदलाव था। अब भारत और चीन के बीच तिब्बत जैसा बफर क्षेत्र नहीं रहा। दोनों देशों की सीमाएं सीधे आमने सामने आ गईं। इसके बावजूद भारत ने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। लेकिन फिर आया साल 1959। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भारत पहुंचे और भारत सरकार ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दे दी। भारत का यह फैसला चीन को पसंद नहीं आया। बीजिंग को लगा कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। यहीं से दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें होने लगी। सैनिक आमने सामने आने लगे। और अब एक सवाल दोनों देशों के बीच खड़ा था, असल सीमा कहाँ है? भारत और चीन के बीच लगभग 3400 किलोमीटर लंबी सीमा है। लेकिन 1962 से पहले इस पूरी सीमा पर दोनों देशों की सहमति नहीं थी। पूर्वी क्षेत्र में भारत मैकमोहन रेखा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता था। यह रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित की गई थी। चीन ने इसे कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर पश्चिम में था अक्साई चिन, एक विशाल, ठंडा और लगभग निर्जन इलाका। भारत इसे अपने जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता था, जबकि चीन इसे शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र मानता था।
1950 के दशक में चीन ने अक्साई चिन से होकर एक सड़क का निर्माण कर लिया। भारत को इसकी पूरी जानकारी बाद में मिली। यह केवल एक सड़क नहीं थी, यह संकेत था कि सीमा विवाद अब कूटनीति से आगे बढ़ चुका है। दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। छोटी छोटी चौकियां बनाई जाने लगीं। तनाव हर महीने बढ़ रहा था और हिमालय की बर्फीली वादियां एक ऐसे युद्ध की आहट सुन रही थी जिसने पूरे भारत को झकझोर देना था। चीन ने हमले की तैयारी कैसे की? 20 अक्टूबर 1962 की सुबह वास्तव में क्या हुआ और भारतीय सैनिकों ने किन कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी? भारत की सबसे दर्दनाक हार। 1962 भारत चीन युद्ध का पूरा सच। 1959 के बाद भारत और चीन के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। सीमा पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आने लगे थे। दिल्ली में यह चिंता बढ़ रही थी कि अगर भारत ने सीमा पर अपनी मौजूदगी मजबूत नहीं की तो चीन धीरे धीरे उन इलाकों पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है जिन पर भारत अपना दावा करता था। इसी सोच के साथ 1961 में भारत ने एक नई रणनीति अपनाई जिसे इतिहास में फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इस नीति के तहत भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने विवादित इलाकों में कई छोटी छोटी चौकियां स्थापित करनी शुरू की। उद्देश्य साफ था, दुनिया को यह दिखाना कि इन क्षेत्रों पर भारत का प्रशासनिक और सैन्य अधिकार है। लेकिन समस्या यह थी कि इनमें से कई चौकियां बेहद दुर्गम पहाड़ों पर थीं। कुछ जगहों तक पहुंचने के लिए सैनिकों को कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता था। गोला बारूद, भोजन और दवाइयां पहुंचाना भी आसान नहीं था। इसके बावजूद भारतीय जवान अपने कर्तव्य पर डटे रहे। उधर चीन भी चुप नहीं बैठा था। उसने सीमा के उस पार अपनी सैन्य तैयारियां तेज कर दी थी। सड़कें बनाई जा रही थी, सैनिक बढ़ाए जा रहे थे और हमले की योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। लेकिन भारत को अभी भी उम्मीद थी कि तनाव बातचीत से सुलझ जाएगा। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद इतिहास करवट लेने वाला है। अक्टूबर 1962। हिमालय की चोटियों पर कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी थी। भारतीय चौकियों पर तैनात सैनिक लगातार निगरानी कर रहे थे। सीमा पर हलचल बढ़ रही थी। कुछ जगहों से चीनी सैनिकों की गतिविधियों की खबरें मिल रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि हमला कब होगा। कई भारतीय जवानों के पास सीमित संसाधन थे। ऊंचाई पर सांस लेना कठिन था। रात का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता था। फिर भी उनका हौसला अडिग था। उन्हें भरोसा था, अगर युद्ध हुआ तो वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और फिर आ गई 20 अक्टूबर 1962 की सुबह। अचानक पहाड़ों में गोलियों और तोपों की आवाज गूंज उठी। चीन ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला शुरू कर दिया। पूर्व में उस समय के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, और पश्चिम में लद्दाख। चीनी सेना संख्या में भी अधिक थी और कई क्षेत्रों में बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कई चौकियों पर घंटों तक भीषण लड़ाई चली, लेकिन कई स्थानों पर भारतीय सैनिकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऊंचाई, कड़ाके की ठंड, सीमित रसद और लगातार बढ़ता दबाव। फिर भी उन्होंने पीछे हटने से पहले हर इंच जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। कई जवानों ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह साहस और बलिदान की ऐसी कहानी थी जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर होने वाले थे। कुछ चौकियां टूटने लगीं,
कुछ इलाके हाथ से निकलने लगे और पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब इतिहास रचा जाने वाला था रेजांगला की बर्फीली पहाड़ियों पर, जहां मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने ऐसी वीरता दिखाई जिसकी मिसाल आज भी पूरी दुनिया देती है। नवंबर 1962, लद्दाख का रेजांगला, समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई, चारों ओर बर्फ, हड्डियां जमा देने वाली ठंड, और सामने थी चीनी सेना की बड़ी टुकड़ियां। इस मोर्चे की जिम्मेदारी थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी पर। उनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, करीब 120 भारतीय सैनिक, और सामने कई गुना बड़ी चीनी सेना। चीनी सैनिकों ने बार बार हमला किया, लेकिन हर बार भारतीय जवानों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। गोला बारूद कम होता जा रहा था, सैनिक घायल हो रहे थे, फिर भी किसी ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। मेजर शैतान सिंह एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। लड़ाई के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने साथियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें वहीं छोड़ दें और अपनी स्थिति बनाए रखें। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस युद्ध में 13 कुमाऊं की सी कंपनी के अधिकांश सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अंत तक डटकर मुकाबला किया। मेजर शैतान सिंह को उनकी अद्वितीय वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला आज भी भारतीय सेना के साहस और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उधर पूर्वी मोर्चे पर भी हालात लगातार बिगड़ रहे थे। चीनी सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिकों ने कई स्थानों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन और तेज चीनी आक्रमण के कारण कई चौकियों से पीछे हटना पड़ा। देश भर में चिंता का माहौल था। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। भारत ने मित्र देशों से सैन्य सहायता की अपील भी की। ऐसा लग रहा था कि युद्ध अभी और लंबा चलेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 20 नवंबर 1962, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दुनिया हैरान रह गई। जब चीन आगे बढ़ रहा था, तो उसने अचानक रुकने का फैसला क्यों किया? इसका एक भी निश्चित उत्तर इतिहास में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार कई संभावित कारण बताते हैं। कुछ के अनुसार चीन अपने सीमित सैन्य और राजनीतिक उद्देश्य हासिल कर चुका था। कुछ का मानना है कि हिमालय में लंबी आपूर्ति लाइन बनाए रखना कठिन होता जा रहा था। कई विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बदलते वैश्विक माहौल को भी एक कारण मानते हैं। इन कारणों के महत्व पर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। युद्ध रुक गया, लेकिन उसके घाव भारत के दिल पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए। यह सवाल आज भी इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सीमा पर बुनियादी ढांचा बेहतर होता, अगर रसद व्यवस्था अधिक मजबूत होती, अगर सेना को समय रहते पर्याप्त संसाधन और स्पष्ट रणनीतिक तैयारी मिलती, तो भारत का प्रदर्शन बेहतर हो सकता था और नुकसान कम हो सकता था। दूसरी ओर, कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि उस समय चीन ने लंबे समय तक तैयारी की थी और कई क्षेत्रों में उसे रणनीतिक बढ़त हासिल थी। इसलिए यह निश्चित रूप से कहना कि भारत यह युद्ध अवश्य जीत जाता या हार पूरी तरह टल जाती, इतिहास के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संभव नहीं है। लेकिन एक बात तय है, 1962 ने भारत को एक गहरी सीख दी, और उसी सीख ने आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा व्यवस्था को बदलकर रख दिया। हार से मिली सबसे बड़ी सीख। 1962 के बाद भारत ने अपनी सेना का तेजी से विस्तार किया। पहाड़ी युद्ध के लिए नई इकाइयां बनाई गईं। सीमा क्षेत्रों में सड़कें और बुनियादी ढांचा विकसित किया गया।
हथियारों की खरीद बढ़ी, प्रशिक्षण और सैन्य तैयारी पर अधिक ध्यान दिया गया। यही बदलाव आगे चलकर भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। 1962 का युद्ध सिर्फ हार की कहानी नहीं है, यह उन सैनिकों की कहानी है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह उन फैसलों की कहानी है जिनसे भविष्य की पीढ़ियों ने सीख ली। और यह याद दिलाने वाली कहानी है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत केवल उसके हथियार नहीं, बल्कि उसकी तैयारी, नेतृत्व और अपने सैनिकों का साहस होता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार 1962 के युद्ध से भारत ने सबसे बड़ी सीख क्या ली। अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ।